नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है स्टडी स्किल सेंटर के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल की जो मॉक टेस्ट सीरीज़ हमारी चली हुई है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। इस मॉक टेस्ट में आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो है 40 क्वेश्चन का आपका ये मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें आपके जो जनरल साइंस के 8 क्वेश्चन हैं, हिंदी के 16 क्वेश्चन हैं और जीके के इसमें आपके रहेंगे 16 क्वेश्चन। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस मॉक टेस्ट में आपके लिए है वो है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट के साथ आपने इस टेस्ट को देने की पूरी कोशिश करनी है। तो आपका जो टाइम इन 40 क्वेश्चनों को सॉल्व करने का होना चाहिए वो लगभग मिनिमम में टाइम बता रहा हूं दोस्तों 20 से 25 मिनट का 20 से 25 मिनट का टाइम आपने इन 40 क्वेश्चनों को करने में लेना है। अगर आप 25 मिनट से या 20 मिनट से ज़्यादा समय इस टेस्ट को करने के लिए ले रहे हैं तो दोस्तों वो आपको काफ़ी नुकसान करेगा आने वाले जो आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए। तो आपने कोशिश करनी है कि 20 से 25 मिनट के बीच में इन 40 क्वेश्चनों को आपने सॉल्व करना है। तो दोस्तों चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। दोस्तों अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी तक पहुंचे। और वीडियो के एंड में दोस्तों अपने जो कितने क्वेश्चन आपने 40 में से सही किए तो कमेंट जरूर करें और अपना फीडबैक भी साथ में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पारसेक इकाई है। तो पारसेक इकाई है आपके पास जो 4 ऑप्शन है वो है दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की और ऑप्शन डी है हमारा चुंबकीय बल की। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा दूरी की। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। जो पारसेक जो यूनिट होता है ये होता है डिस्टेंस का, दूरी का। तो इसमें जो खगोलीय पिंडों जैसे तारों के बीच की जो दूरी को इससे द्वारा मापा जाता है और दूरी को मापने का ये दोस्तों सबसे बड़ा यूनिट होता है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि दूरी मापने का जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई भी जो है वो है पारसेक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक समान होंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं वो है -40 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है आपका -4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 40 डिग्री सेल्सियस पर और ऑप्शन डी है हमारा वो है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए -40 डिग्री सेल्सियस पर, जो सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट तापमापियों पे एक समान होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों एक अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष में जो आकाश दिखाई देगा वो आपके पास 4 ऑप्शन है, बैंगनी रंग का, लाल रंग का, नीले रंग का या काले रंग का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, काले रंग का दिखाई देगा एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों किस यंत्र के द्वारा दूध के घनत्व को मापा जाता है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है वो है लैक्टोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा और हाइग्रोमीटर के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लैक्टोमीटर। ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध के घनत्व को मापा जाता है। दोस्तों आपके पास जो अगला ऑप्शन है वो है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से जो जल के घनत्व को मापा जाता है और बैरोमीटर से जो वायु दाब को मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से जो वायुमंडलीय आर्द्रता है उसको मापा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। तो इन 4 जो आपके पास जो मेटल दिए हुए हैं, धातु दिए हुए हैं, इन 4 धातुओं में एक धातु ऐसी है जो विद्युत की कुचालक होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टीन, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, लेड और निकेल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लेड, ऑप्शन सी। लेड जो धातु होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है। तो दोस्तों सामान्य व्यक्ति के जो ब्लड का जो पीएच लेवल होता है या पीएच वैल्यू होता है वो होता है। तो आपके पास ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6.4, तीसरा ऑप्शन है 7.4 और ऑप्शन जो आपका डी है वो है 8। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 7.4 होता है सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच वैल्यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है बेकिंग सोडा
का रासायनिक सूत्र है? तो बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है उसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो रासायनिक सूत्र हमसे पूछा गया है तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। और फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है Na2CO3। ऑप्शन दूसरा है आपके पास Na2CO3 H2O। ऑप्शन सी है आपके पास वो है Na2CO3 10H2O। और ऑप्शन डी है आपके पास वो है NaHCO3। तो बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है या केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। तो ऑप्शन डी होगा इसका दोस्तों सही उत्तर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे चलते हैं। वो है ये लास्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस का हमारा। इसमें एलिजा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एलिजा टेस्ट जो किया जाता है दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है। वो है कैंसर, टीबी, पोलियो या एड्स। तो एलिजा टेस्ट जो लिया जाता है वो लिया जाता है एड्स के लिए। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो ये थे हमारे जनरल साइंस के 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा अब जो आता है वो है हिंदी का। तो हिंदी के आपके 16 क्वेश्चन है तो करते हैं हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में आप जो हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए राजभाषा। हिंदी जो है दोस्तों भारत की राजभाषा है। और 14 सितंबर दोस्तों 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था दोस्तों। इसी कारण 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हिंदी का है वो है क्ष वर्ण किसके योग से बनता है? तो दोस्तों जो क्ष है एक संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन है तो जो ये आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपने बताना है कि जो क्ष है वो किन वर्णों के मेल से बनता है। तो ऑप्शन ए है आपका वो है क प्लस श। दूसरा ऑप्शन है आपके पास क प्लस च। ऑप्शन सी है आपके पास क प्लस च। और ऑप्शन डी है आपके पास वो है क प्लस श। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो होगा ऑप्शन ए। तो क्ष का जो बनता है वो बनता है क प्लस श वर्णों के मेल से। तो क्ष एक संयुक्त व्यंजन है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हिंदी का है वो है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपके पास चार यहाँ वर्तनी ये दिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ आपने कवित्री की जो शुद्ध वर्तनी है वो बतानी है। तो इन चार ऑप्शनों में जो कवित्री की जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी ऑप्शन सी होगा इसमें जो शुद्ध कवित्री की जो वर्तनी होगी। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हिंदी का वो है पवन का संधि विच्छेद है। तो पवन का जो संधि विच्छेद है तो इसके पास जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं वो है फर्स्ट ऑप्शन है प प्लस अवन। ऑप्शन बी है आपका प प्लस वन। ऑप्शन सी आपका पो प्लस अन। और ऑप्शन डी है आपका पौ प्लस अन। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन सी पो प्लस अन। ये इसका जो सही उत्तर रहेगा। इसमें जो संधि स्वर संधि का इसमें जो भेद लगा हुआ है वो है अयादि संधि। तो पो प्लस अन होगा इसका सही उत्तर। पवन का जो संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों। जो उपसर्ग होता है वो किसी शब्द के आगे जो शब्दांश लगे होते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो निर्वाह में जो उपसर्ग लगा हुआ है तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है नी, ऑप्शन बी है नी, ऑप्शन सी है नेर और ऑप्शन डी है आपके पास वो है नेरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो निर्वाह में जो प्रयुक्त उपसर्ग लगी है वो है ऑप्शन सी नेर उपसर्ग यहाँ निर्वाह में जो है लगा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी का वो है युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर जो शब्द है तो ये युधिष्ठिर शब्द में जो समास लगा है तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, आलुक समास या कर्मधारय समास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास लगा है युधिष्ठिर शब्द में जो समास है। दोस्तों अगर युधिष्ठिर शब्द का अगर हम शब्द विग्रह करते हैं तो युधिष्ठिर शब्द का जो विग्रह होता है वो होता है युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला वो उसे ज्येष्ठ पांडव जो ज्येष्ठ पांडवों में जो सबसे बड़े जो भाई थे ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर। तो जो दोस्तों जो बहुब्रीहि समास होते हैं वो किसी तीसरे पद की तरफ वो मतलब संकेत करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। तो युधिष्ठिर भी एक तीसरे पद की तरफ जो है संकेत करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हिंदी का वो है चाय किस भाषा का शब्द है? तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फ्रेंच। दोस्तों जो चाय शब्द है वो है चीनी भाषा का। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है
सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आपके पास चार ऑप्शन है, सूर्यानी, सूर्या, सूर्यागी या सूर्यो। तो सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा सूर्या, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हिंदी का वो है, निम्न वाक्य में विशेषण है, उसका भेद चुने। तो आपके पास एक वाक्य दिया हुआ है, तो उसमें आपने विशेषण का कौन सा भेद लगा हुआ है ये आपने बताना है। तो वाक्य आपके पास है वो है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है दोस्तों, कुछ बच्चे मतलब एक अनिश्चित संख्या दी गई है आपके पास, कुछ बच्चे, ठीक है। तो इसका जो आपके पास चार ऑप्शन है वो है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी आपका सार्वनामिक विशेषण, और ऑप्शन डी है आपका वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, क्योंकि दोस्तों यहाँ कुछ बच्चे जब आपके पास एक इंडेफिनेट संख्या आपके पास दी है, तो कुछ बच्चे तो मतलब अनिश्चित संख्या दी है, तो सही उत्तर होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वारिद शब्द का जो पर्यायवाची है, तो वारिद के जो पर्यायवाची है वो आपने बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वो है कमल, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा, ऑप्शन सी है बिजली, और ऑप्शन डी है आपके पास बादल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वारिद का, तो वारिद का जो सही उत्तर होगा वो होगा बादल, ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। तो बादल, जो बादल पर्यायवाची होता है वो होता है वारिद का। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन है वो है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द है आपके पास, वो आपके पास चार ऑप्शन है वो है कनिष्ठ, पूर्व, भूत या अजग। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा आपका वो है कनिष्ठ। तो ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कनिष्ठ। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, जो पहले कभी ना हुआ हो। तो जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए जो एक शब्द के लिए हम इसको ये करेंगे, तो आपके पास चार ऑप्शन है वो है अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम बोलते हैं अभूतपूर्व, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। तो नेक्स्ट हमारा जो हिंदी का क्वेश्चन है वो है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सही हो जाओगे। तो इसमें आपने बताना है कि कौन सा यहाँ वाक्य का भेद लगा हुआ है। तो आपके पास जो आपके पास ऑप्शन है वो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य होगा इसका सही उत्तर। दोस्तों जब एक मिश्र वाक्य में जब एक प्रधान वाक्य होता है और उसके ऊपर और वाक्य आश्रित होते हैं, और बीच में अगर इस तरह के अगर ये चिन्ह लगे हों कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, जब, तब, इस तरह के जब बीच में उनको जोड़ने के लिए योजक लगे हों, तो वो होते हैं मिश्र वाक्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी का वो है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपके पास दोस्तों चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, चार वाक्य दिए गए हैं, तो इनमें से आपने शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो पहला जो आपके पास ऑप्शन है वो है, यह मेरा पुस्तक है। ऑप्शन बी आपके पास श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ऑप्शन सी है आपके पास वो है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। और ऑप्शन डी है आपके पास वो है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ये उसमें होगा शुद्ध वाक्य, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हिंदी का वो है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, वो है कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना, और ऑप्शन डी है आपके पास वो है पास रहकर दुख देना। तो छाती पर मूंग दलने का जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है पास रहकर कष्ट देना या दुख देना। ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। तो चलिए अब हिंदी का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है। तो आपके पास ऑप्शन है वो है गाय, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है यमुना, और ऑप्शन डी है आम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वो होगी यमुना, ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है अब जीके का पोर्शन। तो जीके के भी हमारे 16 क्वेश्चन है। तो जीके का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है। तो अस्तो माँ सदगम्य ये वाक्य है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद या अथर्ववेद। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा ऋग्वेद, ऑप्शन ए ऋग्वेद से लिया गया दोस्तों अस्तो माँ सदगम्य। नेक्स्ट हमारा जो जीके का क्वेश्चन है वो है,
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था, तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, वो है बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। दोस्तों सारनाथ उत्तर प्रदेश में जो गौतम बुद्ध थे, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पानीपत का दोस्तों, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तो आपके पास चार ऑप्शन है, 1529, 1526, 1528 और 1527। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, 21 अप्रैल। दोस्तों अगर अब मैं आपको डेट भी बताऊं तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, और ये हुआ था बाबर और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसने बाबर विजयी हुआ था, और इसी युद्ध के बाद जो है मुगलों का शासन भारत में आरंभ हुआ था। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो आपके पास 4 वाद्य यंत्र यहां दिए गए हैं, तो आपने बताना है कि इसमें सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है वो है, तो आपके पास ऑप्शन है सितार, तबला, सरोद या वीणा। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका वो है वीणा। ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। वीणा जो है हमारा सबसे प्राचीनतम जो वाद्य यंत्र है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आपके पास 4 ऑप्शन है, वो है सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद सिंह खुराना और लास्ट ऑप्शन है वो है अमर्त्य सेन। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था। तो इन्हें जो ये नोबेल पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स, ये मिला था 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था, और ये बहुत बड़े साहित्यकार थे दोस्तों। इनकी एक रचना थी गीतांजलि, तो गीतांजलि के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था, तो आपके पास ऑप्शन है सी, राजगोपालचारी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन डी आपका लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत का जो अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो था सी, राजगोपालचारी। ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसकी जो रचना की थी, आपके पास 4 ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली या भगत सिंह जी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इकबाल। तो दोस्तों इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की रचना की थी। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। तो नेक्स्ट हमारा जो जीके क्वेश्चन है वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो एक पुस्तक लिखी थी, ये किसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, आपके पास 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने ये पुस्तक लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान स्थित है। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम की खान स्थित है, आपके पास 4 ऑप्शन है, रानीगंज, हल्दिया, वाशी या जादूगौड़ा। तो सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जादूगौड़ा में भारत की जो यूरेनियम की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण खान है। ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, महानदी, ताप्ती, कृष्णा या गोदावरी। तो नासिक दोस्तों, ये नासिक महाराष्ट्र में ये शहर पड़ता है। तो इसके 4 ऑप्शन है आपके पास, और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गोदावरी। ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। दोस्तों जो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो भी नासिक से ही निकलती है। तो नासिक जो शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 81.82%, ऑप्शन बी है 82.80% और ऑप्शन सी है 73.19% और ऑप्शन डी है आपका 86.81%। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, 82.80% है भारत की हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर 2011 की जो जनगणना के अनुसार। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है किस वर्ष शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 1847, 1947, 1864 और 1966। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1864। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। 1864 को शिमला को ब्रिटिश भारत की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
ताबो मठ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ताबो मठ आपके पास जो चार ऑप्शन है लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कांगड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाहौल स्पीति, ऑप्शन ए। ताबो मठ दोस्तों ये विश्व का सबसे प्राचीनतम मठ है और बौद्ध मठ है, और ये जो बना था 996 ईस्वी में इसको बनाया गया था, और विश्व का सबसे प्राचीन मठ है, लाहौल स्पीति में ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सुंदरनगर का प्राचीन नाम है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, सुकेत, बनेड, मांडव नगर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बनेड। सुंदरनगर का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो है बनेड, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं तो आपके पास चार ऑप्शन है, श्री जयराम ठाकुर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजीव सैजल या विपिन परमार। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो है विपिन परमार, ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। विपिन परमार वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के दोस्तों ये जो है अध्यक्ष है। तो राजीव सैजल वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है, और श्री जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है जीके का वो है रोहतांग दर्रा कुल्लू को जोड़ता है। तो रोहतांग दर्रा जो जोड़ता है कुल्लू को वो किससे जोड़ता है? तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, मनाली से, स्पीति से, लेह से या लाहौल से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रोहतांग दर्रा जो कुल्लू को जोड़ता है वो जोड़ता है लाहौल से, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इस मॉक टेस्ट का और जीके का वो है पोलियंड्री इन हिमाचल प्रदेश पुस्तक के लेखक हैं। तो पोलियंड्री इन हिमाचल प्रदेश पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन है, डॉक्टर वाई एस परमार, श्री शांता कुमार, राहुल संस्कृतायन और ऑप्शन डी है आपके पास निकोलस रोरिक। तो पोलियंड्री इन हिमाचल प्रदेश जो पुस्तक लिखी दोस्तों ये लिखी थी डॉक्टर वाई एस परमार, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट जिसमें हमने 40 क्वेश्चन किए, इसमें हमने 8 क्वेश्चन जनरल साइंस के, 16 क्वेश्चन हिंदी के और 16 क्वेश्चन किए हमने जीके के। तो अपना वीडियो के एंड में दोस्तों अपना स्कोर भी जरूर कमेंट करें और अपना फीडबैक भी शेयर करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें और शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।